नए साल पर नए तरह के पकवान खाने वाला ससुराल। भाभी जल्दी करो ना, मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं न्यू पकवान खाने का। जल्दी करो, क्या कछुए की तरह हाथ चला रही हो? बहू, थोड़ी देर पहले भी आया था मैं तेरे पास। कितना टाइम लगा रही है? जल्दी से नए पकवान और जो तूने नया ड्रिंक बनाया है ना, क्या वो बाटी, मोहितो, पैनकेक भी, वो भी लेकर आना। मेरे सारे दोस्त तेरे हाथ का नया पकवान खाना चाहते हैं। जी पापा जी, मानसी मैं अभी लेकर आती हूँ, थोड़ी देर और। उन दोनों के जाने के बाद आरोही गुस्से में बेलन पटक कर कहती है, बस बहुत हो गया। ये लोग समझते क्या है? अरे मजदूरी थोड़ी कर रही हूँ, इंसान हूँ, रोबोट नहीं। जल्दी जल्दी खाना कैसे बना लूंगी? ऊपर से नए साल पर नए पकवान खाने का खुमार चढ़ा है। अगर नया पकवान नहीं खाया ना, फिर बताऊंगी इन लोगों को। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो आरोही नए साल पर नया पकवान बनाने से गुस्सा हो रही थी? वैसे भी हर साल पर पकवान बनाना तो आम बात होती है। पूरी बात क्या है ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां आरोही श्रवण से शादी करने के बाद से रसोई में खाना बना बना कर इतनी व्यस्त हो गई थी कि ठीक से चैन की सांस भी नहीं ले पाती थी, क्योंकि ससुराल वाले खाने के इतने शौकीन होते थे कि उसे रसोई में लगा कर रखते थे। ऐसे ही एक दिन वो रसोई से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप सब खाना शुरू कीजिए। अरे बहू, तूने तो हमसे पूछा भी नहीं कि आज क्या बनाना है। कहीं फिर से पहले की तरह खिचड़ी, पुलाव, एक सब्जी और रोटी तो नहीं बना कर ले आई? बहू, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कर, ये सब खाने का दिल नहीं करता। अरे गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे, चटनी बना ले, समोसा बना ले घर में, पर तू तो बस रोटी सब्जी बनाकर धर देगी। मन तो कर रहा है कि ये सारा खाना इन ससुराल वालों पर उड़ेल दूं। अरे जब मैं इन सबसे पूछ रही थी खाना क्या बनाऊं, तब तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब जब बना कर ले आई हूँ तो ड्रामा करके दिखा रहे हैं। माँ जी, पापा जी, आप दोनों से पूछने आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रात को अच्छा अच्छा खाना बना दूंगी। समोसे भी बना दूंगी, दम आलू की सब्जी और पूड़ी भी। अरे भाभी, साथ में गाजर घी का रायता भी बना देना। हाँ, बना दूंगी। भाभी, ठंड लग रही है, जरा मेरे कमरे में कंबल और हीटर रख दो। सुबह मैं माँ के कमरे में ले गई थी ना, मैं लेकर नहीं आ पाई। मुझे ठंड लग रही है, मैं खाना खाकर सीधा हीटर के सामने हाथ तापूंगी। ये सुन आरोही मानसी के कमरे में कंबल और हीटर रखती है। रात के खाने में आरोही परिवार के बताए हुए दम आलू की सब्जी और जो भी चीज होती है उन्हें बनाकर दे देती है, जिसे सब खा लेते हैं। दिन गुजरते हैं, साल का आखिरी दिन आ जाता है और सुबह सास नंद कहते हैं, माँ, आज साल की आखिरी रात है, क्यों ना हम सब आज रात के 12 बजे ही न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करें, और भाभी आप अच्छा अच्छा खाना बना देना। बेटा, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज रात हम सब न्यू ईयर पार्टी करते हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बना लेना जो हम सब ने कभी नहीं खाया। हाँ बहू, अच्छा अच्छा खाना बनाना। आज रात का खाना ना बनाकर तुम पार्टी वाला खाना तैयार करना, क्योंकि हम सिर्फ 2 तरीके का खाना नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन मैं तो 10 तरीके का खाना बना सकती हूँ ना, यही तो समझते हो तुम ससुराल वाले मुझे। भाभी, जो भी बनाना बढ़िया अच्छा ही बनाना। हाँ हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। वैसे क्या ही पकवान खाएंगे? खाने में अच्छा अच्छा खाना तो पूरी, कचौरी, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, गाजर का हलवा, यही होता है, यही बना दूंगी। घर वाले न्यू ईयर पार्टी 12 बजे करने के लिए बम पटाखे ले आते हैं और केक ले आते हैं। वहीं आरोही भी पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी रात के 12 बजे एक साथ हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाकर खाना खाते हैं। खाना देख ससुराल वाले मुंह बना लेते हैं। बहू, ये क्या है? ये पूरी, कचौरी, मटर पनीर, अच्छा खाना है? ऐसा पकवान बनाने के लिए कहा था। अरे बहू, हमने तुझे कुछ नया पकवान बनाने को कहा था जो हमने कभी ना खाया हो। सुनी नहीं थी क्या मेरी बात? अरे ये सब तो हम खाते रहते हैं। भाभी, आपने हमारा नया साल शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया। ये बकवास खाना खाकर हम नए साल की शुरुआत करें? अच्छा हुआ हमने पार्टी में किसी को नहीं बुलाया, वरना बेइज्जती हो जाती। मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाऊंगा, मुझे अपने इंस्टा पर डालना था। हे भगवान, कितने टैंट्रम्स हैं इन ससुराल वालों के। ये नहीं कि एक बार खाना खाकर खत्म करें। लेकिन कोई बात नहीं, कल नया साल है ना, कल हमारे दोस्त वगैरह भी मिलने आ रहे हैं। अब बहुत ही ज्यादा खाना बनाना, एकदम नए पकवान जो हम में से घर वालों ने कभी नहीं खाया हो। हाँ भाभी, ऐसा करना आप, कुरकुरे मोमोज, कलर पिज्जा, अफगानी चाप, रुमाली रोटी, लाफिंग पैनकेक और कैरेट केक, ब्लूबेरी, मोहितो, बोबा टी, ये सब बनाना। और अभी मेरा एक विदेशी दोस्त मुझसे मिलने आया है, तो आप उसके लिए विदेशी चीज बना देना। हम सब भी खा लेंगे इस बहाने न्यू ईयर पर।
अब जा यहाँ से। ये सुनकर गुस्से में आरोही रसोई साफ करने लगती है। ये सब लोग समझते क्या हैं? जब देखो खाना बनवाने को लेकर मुझे तंग करते ही रहेंगे। अरे ये भी तो खाना ही था ना। इन्हें कैसे कैसे नए पकवान खाने हैं जो मैंने सुना भी नहीं। पता नहीं बनाऊंगी कैसे एक दिन में। सफाई करके अपना मुंह फुलाकर आरोही सो जाती है। अगले दिन जब उठती है तो पति, देवर और नंद पकवान की बनी लिस्ट उसके हाथ में दे देते हैं। ये सब देख वो चिढ़ जाती है और पैसे लेकर ठंड में सुबह सुबह जाकर इधर उधर भटक कर अजीबोगरीब सामान ले लेती है और घर आती है। फिर रसोई में मानसी कहती है, भाभी ये कैसी तैयारी कर रही हो आप? अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? दीदी देखो ना, मैंने मोमोज बनाने वाली चटनी और मैदा का डो तैयार कर लिया है। पनीर और वो सब भी बना लिया है। मेथी की पूरी भी बना दी है। बोबा टी का सामान भी ले आई हूँ। आपका टोस्ट बनाना है, लेकिन ये सब मैं अकेले कैसे करूँ? मुझे बनाना भी नहीं आता। भाभी ये सारा आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो दूसरे काम में बिजी हूँ। दूसरी बात, आप बेवकूफ तो हो नहीं, पढ़ी लिखी होगी। फोन चलाकर हर चीज की रेसिपी निकालकर खुद बना लो और जल्दी करना। 5 बजे से लोग आने लगेंगे और न्यू ईयर की डेकोरेशन भी करना। हाँ, सारा काम तो मुझे ही करना है। तुम लोग तो केवल खा पी कर सो जाओगे। कुछ देर बाद पूरी रसोई फैली पड़ी होती है। मानसी कैसे कैसे करके फोन में रेसिपी देखकर खाना बना रही होती है, जिस बीच वह घर की न्यू ईयर की डेकोरेशन भी करती है। ठंड लग रही है। देवर जी के विदेशी दोस्त के लिए मैंने बाहर से अंग्रेजी खाना मंगवाया था। उसके लिए मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, लेने जाना ही होगा। रसोई में भी खाना देखना है। फिर गैस बंद करके कोट ओढ़ कर आरोही बेकरी पर पहुंच जाती है, जहां से वो चीज केक, कप केक, क्रूसों और कुकीज खरीद लेती है। घर आने पर नंद और ससुर फिर आकर खाने की चीज मांगते हैं और आरोही फिर बड़बड़ाकर रसोई में नए पकवान बनाने लगती है। तभी आरोही मेहमानों और ससुराल वालों को नए पकवान परोसती है। लो, मेरी वाइफ आ गई। आशुतोष, विक्रम, खाओ ना, मेरी पत्नी ने बनाया है। मेरे दोस्त को भी दीजिए ना। हाँ हाँ, लीजिए, आपके लिए स्पेशल चीज। बहू, तूने कैसा नया पकवान बनाया है? अच्छा तो लग रहा है लेकिन स्वाद नहीं है। कच्ची कच्ची मैगी है इस लाफिंग में। माँ जी, ये ऐसे ही बनती है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो मानसी से पूछ लो। बहू, ये पैनकेक है या किसी बर्गर पर तूने शहद लगाकर दे दिया है? बस कीजिए माँ जी, पापा जी, बहुत हो गया। अरे आप लोगों ने ही तो कहा था कि नए पकवान खाना है। अब नए पकवान मैं एक दिन में परफेक्ट कैसे बना दूंगी? फिर भी मैंने अपनी पूरी जी जान लगाकर आपके लिए नए साल पर नए पकवान बनाए। लेकिन आपको इस बात की खुशी नहीं है। इसमें भी कमी निकालनी है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। ये खाने की जिद भी तो आप सबने ही की थी ना। और मैं इतना बुरा बनाती हूँ तो खुद बना लीजिए। आरोही, सबके सामने तो मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? आप सब भी तो मुझे सबके सामने कह रहे हैं ना। ख्याल मुझे ही क्यों रखना है? सब अपने नए साल पर मजे कर रहे हैं, दोस्तों को बुला रहे हैं, खाना खा रहे हैं। यहाँ मेरी नींद, खाना सब बर्बाद हो गया है। कैसे कैसे ठंड में बाहर जाकर खाने का सामान लेकर आई हूँ। किसी ने मेरी किसी काम में मदद नहीं करी, बस बोल दिया और करवा लिया। और श्रवण, तुम पति होकर तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये सुन सभी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। बहू, हमें माफ कर दे। हम सब ने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुझे नए पकवान बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया, न तेरी मदद करवाई। हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन बहू, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू क्या खाएगी, क्योंकि अभी जश्न खत्म नहीं हुआ। बबीता, हम दोनों अपनी बहू के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाते हैं। क्यों? मम्मी पापा, मैं भी आपके साथ हूँ। और मैं भी। तभी सब घर वाले मिलकर आरोही के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाते हैं और आरोही मेहमान के साथ नए साल की पार्टी करती है। इतने में सब लोग आ जाते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में नाच गाना करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलो बेटियों, ये सारा खाना लेकर चलो। हाँ हाँ, मैं लेकर जा रही हूँ। जादुई घोंसला घर, क्या तुम मुझे यहाँ से नीचे उतार दोगे? हाँ, अभी उतार देता हूँ। जादुई घोंसला घर पेड़ के ऊपर बना हुआ था। पेड़ की एक टहनी पूजा और पायल के सामने आती है। पूजा पायल उसके ऊपर पैर रखती हैं। धीरे धीरे टहनी पेड़ से नीचे आती है, जिसके बाद पूजा पायल धरती पर कदम रखती हैं। इसी के साथ उनकी माँ सावित्री भी ऐसे ही जमीन पर आती है। पेड़ के पास बहुत लंबी गरीब लोगों की लाइन लगी होती है। आप सभी लोग लंबी लाइन में लग जाइए। सभी गरीब लंबी लाइन में लग जाते हैं, जिसके बाद सावित्री अपनी दोनों बेटियों के साथ एक एक करके सभी को खाना बांटती है और सब उन्हें आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। कुछ आसपास के लोग उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। कल तक तो यहाँ वहाँ ठंड में धक्के खा रही थी, आज देखो इसके पास घर भी है और इतना खाना भी है कि ये गरीब लोगों की मदद भी कर रही है।
तुम्हें पता है बहन, मैंने तो सुना है कि सावित्री ने अपनी खुद की दुकान भी खोली है, जहाँ पर अमीर लोगों के पैसे में और गरीब लोगों को मुफ्त में खाना मिलता है। अच्छा, ये दिन भी आ गए। हमारे पति रोजाना नौकरी पर जाते हैं, हम भी घर में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। फिर भी देख लो, हम आज तक अमीर नहीं हुए, लेकिन जब से इसे घोंसला घर मिला है तब से ही इसके भाग्य बदल गए हैं। घोंसला घर? घोंसला घर कैसे मिला? ये तो मुझे भी नहीं पता। इन दोनों को तो ये नहीं पता, लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर जादुई घोंसला घर कहाँ से आया। तो चलिए ये जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, आपने खाना नहीं खाया? नहीं बेटी, मैं तो बाहर से खाना खाकर आई थी और फिर मेरा मन भी नहीं था। तुम दोनों ही खा लो खाना और अपने बाबा को खिला दो। माँ, मैं सब जानती हूँ कि आपने खाना नहीं खाया, फिर भी आप हमसे झूठ बोल रही हो। पिताजी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं और आप ये भी जानती हो कि इस थोड़ी सी खाने के बाद खाना नहीं बचेगा। ये खाना हम दोनों को खिलाने के लिए आपने हमसे झूठ कहा। सावित्री की आंखों में आंसू को देखकर पूजा पायल सच समझ जाती है। माँ, अगर हम एक वक्त का खाना बांटकर खा लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा आपके पेट में जाएगा, थोड़ा हमारी। पूजा पायल अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाती है। इतने में उसके पिता कहते हैं, मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा रहने वाला हूँ। तुम तीनों अपना देखो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कब तक मेरे पीछे पैसा लगाओगी? मुझे तो इस तरह जीने में भी बहुत दुख होता है। मैं अपनी बेटी की कोई मदद तक नहीं कर पा रहा हूँ। चिंता मत कीजिए पिताजी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ पिताजी। पूजा पायल घर में रहकर अपने पिता की देखभाल करती थी और सावित्री बाहर अमीर लोगों की कोठी में काम करके पैसे कमाती थी। इसी के चलते ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक रात अचानक से एक छोटी सी चिड़िया उनके घर में आ जाती है, जिसकी चूचू से सबकी नींद खुल जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो मुझे भी आ रही है, जैसे कोई नन्ही चिड़िया हो। तभी दोनों की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ती है। अरे नहीं चिड़िया, लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। अभी हमारे पास आ जाओ, कल हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाएंगे। पूजा पायल दोनों चिड़िया को अपने पास सुलाती हैं। अगले दिन वो घर के बाहर पेड़ की एक डाली पर तिनकों से उसका घोंसला तैयार करती हैं, जिसमें उसकी माँ उनका साथ देती है। इस पेड़ को मैं हमेशा पानी देती हूँ ताकि ये ऐसे ही हरा भरा रहे। अब से पेड़ के साथ साथ नन्ही चिड़िया को भी दाना दिया करूंगी। सावित्री ऐसा बोलकर चिड़िया को घोंसले में बिठाती हैं और उसके लिए अपने घर के अंदर से दाने लेकर आती हैं। चिड़िया दाना खाकर घोंसले में सो जाती है। अब सावित्री रोजाना ऐसा ही करती है। कुछ दिन बाद चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती है। प्यारी चिड़िया, तुमने अंडे दे दिए, अब तुम माँ बनने वाली हो। सावित्री पेड़ की जड़ में पानी डालकर और चिड़िया को दाने देकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद चिड़िया अपने अंडों से बच्चे निकाल देती है। घर में खाना हो या ना हो, सावित्री कभी चिड़िया और उसके बच्चों को दाना देना नहीं भूलती। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से एक रात मुकेश की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। अरे, इससे अच्छा तो यही हो कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले। कब तक मैं ऐसे अपने परिवार के ऊपर बोझ बनता रहूं? मुकेश इतना बोलता ही है कि तभी अचानक से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। सवेरे तक पायल, पूजा और सावित्री को मुकेश की हालत पता चल जाती है और वो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? एक पति ही मेरा सहारा था, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, संभालो खुद को। पायल इतना बोल ही रही थी कि तभी अचानक से अर्थी उठने से पहले ही घर का मालिक घर पर आ गया। अरे चलो, बस बहुत हुआ ये ड्रामा। खत्म करो ये अपना ड्रामा। अपने पति को यहाँ से उठाओ और मेरा घर खाली करो। जरा सा तो तरस खाओ हम पर मालिक। देख रहे हो, मैंने अभी अपने पति को चिता भी नहीं दी। हाँ तो क्या करूं मैं? वैसे भी तेरा पति कई दिनों से बीमार चल रहा था और मुझे किराया नहीं मिला। अब तो तेरा पति भी जिंदा नहीं है, तो कौन भरेगा इस घर का किराया? चल, अपना जितना भी बोरिया बिस्तर है उठाकर निकल जा अपनी बेटियों के साथ। अब बेचारी सावित्री के पास और कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप अपनी बेटियों के साथ ठंड में घर के खाली करके अपने पति का अंतिम संस्कार करके दर दर की ठोकर खाने लगती है। अब आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठंड भी बढ़ती जा रही है। माँ, हम कब तक चलते रहेंगे? माँ, ये तो जंगल का रास्ता है। जंगल में हमें लकड़ियाँ मिल जाएं तो लकड़ियाँ जलाकर हम थोड़ी देर ठंड से अपने आप को बचा सकेंगे। सावित्री जंगल में जाती है और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके वहीं जलाकर अपनी बेटियों के साथ बैठ जाती है।
वो जैसे तैसे कुछ समय आग के सामने बैठकर निकाल देती है, लेकिन आग बुझने के बाद तीनों माँ बेटियां ठंड से कांपने लगती हैं। इन सरसरी ठंडी हवाओं की वजह से शरीर में सुई सी चुभ रही है माँ। हाँ सही कहा, मेरी बेटियों मेरे पास आकर बैठ जाओ। सावित्री दोनों के ऊपर अपने हाथ रख लेती है। माँ बेटियों की आंखों में आंसू थे। तभी उन्हें चूचू जैसी आवाज आती है। ये चूचू की आवाज नन्ही चिड़िया की थी। चू 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 चू। माँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये चिड़िया हमसे कुछ कहना चाहती है? लग तो मुझे भी रहा है। नन्ही चिड़िया उड़कर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से आती है। उसकी चोंच में एक छोटा सा घोंसला था। वो उस घोंसले को सावित्री के हाथों में रखती है। हमारे पास घर नहीं है। इस नन्ही चिड़िया को हमारी हालत देखकर हमारे ऊपर दया आई तो इसने अपना घोंसला ही हमें दे दिया। तभी नन्ही चिड़िया के अंदर से आवाज आती है, ये कोई मामूली घोंसला नहीं, बल्कि एक जादुई घोंसला है। इस घोंसले को किसी पेड़ की टहनी पर रख दो और उसके बाद इस घोंसले से अपने लिए घर मांगो। पहले तो सावित्री एक चिड़िया को बोलते हुए हैरान हो जाती है। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो घोंसले को जंगल के एक पेड़ की टहनी पर रख देती है। देखते ही देखते घोंसला बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर एक घोंसले से बना घर तैयार हो जाता है। इतना बड़ा घोंसले में घर? माँ, क्या ये घर हमारा है? क्या हम अब घोंसले के घर में रहेंगे? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुमने मेरी मदद की। मेरी जुबान जाने बगैर तुम्हें सब पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारे माँ होने का दर्द समझ सकती हूँ। अब तुम अपने घर में जा सकती हो। सावित्री अपनी दोनों बेटियों को कंधे पर उठाकर घोंसले के घर में बिठा देती है और खुद भी एक टहनी पर पैर रखकर घोंसले के घर में आ जाती है। वहाँ उनके रहने की सारी सुविधाएं होती हैं। माँ, देखो यहाँ पर रजाई भी है और ये घोंसला घर कितना गर्म है। यहाँ ठंडी हवा भी नहीं आ रही। तभी एक आवाज आती है, हाँ, मैं एक जादुई घोंसला हूँ। तुम्हें मुझसे जो चाहिए वही मिल जाएगा। चिंता मत करना, यहाँ तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आवाज सुनकर गरीब माँ और उसकी दोनों बेटियां खुश हो जाती हैं। अब उन्हें बहुत जोर से भूख लगती है। माँ, मुझे भूख लग रही है। पूजा के इतना बोलते ही उनके सामने बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है जो कि बहुत गर्म होता है। इस तरह गरीब माँ और उसकी बेटियों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जादुई घोंसला की मदद से गरीब माँ कई गरीब लोगों की मदद भी करती है। सभी को गर्मा गर्म खाना मिल तो गया है ना। अगर किसी को नहीं मिला हो तो हमारे पास और भी गरम गरम खाना है और अभी हमारे पास और भी गर्म कपड़े हैं। भगवान तुम लोगों का हमेशा भला करे। तुम माँ बेटियों ने हम गरीब लोगों की बहुत मदद की। ऐसे ही हम जैसे गरीब लोगों की मदद करते रहना। कहावतें भी बिल्कुल सही होती हैं। कर भला तो हो भला। अगर भला करोगे तो खुद के साथ भी हमेशा भला ही होगा। इस तरह सावित्री अपने दोनों बेटों के साथ जादुई घोंसला के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।